हाय फ्रेंड्स, मैं दीपू आपका एंड स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, सल्तनत का। इसमें बात करेंगे गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने किया और कब किया? तो इसमें सबसे पहला नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना किया था और यह स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। उनकी मृत्यु के बाद ही इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी और खुद गद्दी पर बैठे थे। इनका राज्याभिषेक जो था 24 जून 1206 ईस्वी को हुआ था और लाहौर को इन्होंने अपना राजधानी बनाया। और फारसी भाषा में गुलाम को बंदगा कहा जाता है। फारसी भाषा में गुलाम को बंदगा कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन होता है यहाँ पर कि फारसी भाषा में गुलाम को क्या कहा जाता है, तो बंदगा कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। और इन्होंने ही कुतुब मीनार का नींव रखा था और इनके ही देखरेख में ही कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। और इन्होंने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए धन को अधिक मात्रा में बांटते थे, जिससे धार्मिक विस्तार हो और लोगों में प्रचार हो इसका। और इसमें मस्जिद का भी निर्माण हो, जिससे इस्लाम धर्म का बेसी से बेसी लोगों तक पहुंचे ये इस्लाम धर्म। और आगे बात करते हैं, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने में इनका महत्वपूर्ण हाथ था और इनके सेना ही ध्वस्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उनके शरीर को लाहौर जो राजधानी है वहां पर दफन कर दी जाती है। तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनका उत्तराधिकारी आराम सा गद्दी पर बैठते हैं। और उनका कार्यकाल जो होता है ज़्यादा लंबा नहीं होता है, सिर्फ 8 महीने का ही होता है। और उनके कार्यकाल से, उनके शासन से इल्तुतमिश खुश नहीं रहते हैं और वो आराम शाह को गद्दी से हटा देते हैं और खुद गद्दी पर 1211 ईस्वी में गद्दी पर इल्तुतमिश बैठ जाते हैं और शासन व्यवस्था अपने सुचारू रूप से चलाने लगते हैं। उसके बाद बगदाद के खिलाफ इल्तुतमिश को 1229 ईस्वी में सुल्तान बनते हैं या सुल्तान की उपाधि मिलता है। और फिर इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाता है और उनका उत्तराधिकारी जो है रुकनुद्दीन फिरोज होते हैं। उनका उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज होते हैं और ये गद्दी पर बैठते हैं। और कह सकते हैं ये अयोग्य शासक थे। तुर्की अमीर इनसे खुश नहीं थे, इनके शासनकाल से खुश नहीं। तो इनको क्या करते थे, इनको गद्दी से हटा दिए तुर्की अमीरों। और तुर्की अमीरों द्वारा रजिया बेगम को सत्ता का बागडोर उनके हाथों में दे देता है और उनको गद्दी पर बैठा देते हैं। रजिया बेगम को तुर्की अमीर सत्ता पर बैठा देते हैं और उनको शासन करने के लिए बोलते हैं या शुरू करने के लिए कहते हैं। अब रजिया बेगम क्या करती हैं कि पर्दा प्रथा का त्याग करती है। पर्दा प्रथा मतलब जो घूंघट होता है उनको अब त्याग करती है। अब वो पुरुषों की तरह राज्य दरबार में पहुंचती है और शासन चालू करती है। और वे इस दौरान गैर तुर्की लोगों से संबंध बनाने लगते हैं, उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है, जिससे तुर्की अमीर खुश नहीं रहते हैं और वो इनका विरोध करते हैं और इसमें विरोध करते हैं। उसके बाद तुर्की अमीर उनके सत्ता पलट करवा देते हैं और उसके जगह पर मुइजुद्दीन को गद्दी पर बैठाते हैं। उनका तख्ता पलट करवा देते हैं, उसके जगह पर मुइजुद्दीन को बैठा देते हैं। और इस दौरान रजिया बेगम का विवाह अल्तुनिया से होता है। और विवाह होने के बाद रजिया बेगम जो है वो फिर एक बार गद्दी प्राप्त करने के लिए
कोशिश करते हैं लेकिन उसमें सफल नहीं रहते हैं। और उसके बाद 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं द्वारा रजिया बेगम को हत्या कर देता है। डाकुओं द्वारा रजिया बेगम की हत्या कर दी जाती है और ये हत्या जो है कैथल के वहाँ पर होता है। उसके बाद जो है बरहम शाह दिल्ली के सुल्तान होते हैं और उस दौरान उनकी हत्या होता है और उनकी हत्या जो है मई 1242 को होती है और उनके गद्दी पर अब जो है अलाउद्दीन मसूद गद्दी पर 1242 ईस्वी में बैठते हैं और शासन व्यवस्था को चालू करते हैं। और ये बात बलबन को पसंद नहीं आती है और षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद को 1246 में हटा देते हैं और इस कारण से इनका कार्यकाल जो है ज़्यादा लंबा नहीं रहता है और उनके गद्दी पर अब नसीरुद्दीन को बैठा देते हैं। और नसीरुद्दीन जो है वहाँ का कार्यभार अपने हाथों में ले लेते हैं। इसी दौरान बलबन अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन के साथ कर देते हैं और वह उद्दीन वास्तविक नाम है बलबन का, जो इल्तुतमिश के गुलाम थे। ये इल्तुतमिश के गुलाम थे बलबन और इनका नाम था वह उद्दीन। अब 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से ये भी गद्दी पर बैठते हैं और अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति को अपनाते हैं और इसे कठोरता से पालन करते हैं। अब नसीरुद्दीन बलबन को उलुग खा की उपाधि देते हैं। नसीरुद्दीन बलबन को उलुग खा के उपाधि देते हैं और अमीर खुसरो और अमीर हसन जो एक फारसी कवि होते हैं और ये बलबन के राज दरबार में रहते हैं और उनकी नीतियों पर अपना विचार पेश करते हैं। अब इसी दौरान गुलाम वंश का आखिरी जो शासक होता है शाहमुद्दीन कैमूस होते हैं। गुलाम वंश का आखिरी शासक जो है शाहमुद्दीन कैमूस होते हैं। इसी तरह से अब ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इससे जुड़ी हुई कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसकी आपको उत्तर जल्द से जल्द दे दी जाएगी।